हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। स्टूडेंट, लास्ट क्लास में हमने ये देखा था जो टॉर्शनल स्ट्रेसेस होती हैं वो कैसे वेरी करती हैं, उनका नेचर क्या होता है, एंगल ऑफ ट्विस्ट क्या होता है, शेयर एंगल क्या होता है, लेंथ पे डिपेंड करता है कि नहीं करता है, शेयर एंगल या रेडियस पे डिपेंड करता है। ये सब बातें हम देख चुके हैं, समझ में आ रही है बात। यहाँ पर हमने देखा था कि टॉर्शनल इक्वेशन जब हमने स्ट्रेस के बेसिस पे लगाई थी तो हमारा ये रिलेशन बना था कि अगर किसी भी फाइबर पे स्ट्रेसेस निकालनी हो तो हम ये फॉर्मूला लगा के स्ट्रेसेस निकाल लेंगे इजीली। समझ में आ रही है बात। और हमारा मैक्स का टॉम एक्स का फॉर्मूला क्या होगा? टॉम एक्स का फॉर्मूला हम देख चुके हैं। क्या होता है टॉम एक्स? टॉम एक्स होता है टी डिवाइड बाय जेड पी। ठीक है, अब सारी बात जेड पी पे अटक जाती है आगे कि जेड पी कैसे कैलकुलेट करें। जेड पी पे जाके अटक जाएगी। तो अब जेड पी को देखते हैं सबसे पहले। अब बच्चों ये देखो, शाफ्ट जो है वैसे तो शाफ्ट किसी भी शेप की हो सकती है, लेकिन जनरली शाफ्ट हम सर्कुलर बनाते हैं। क्यों बनाते हैं ऐसा? उसके दो कारण है बच्चों। एक तो हम ये चाहते हैं कि स्ट्रेसेस जो है वो यूनिफॉर्म रहे आउटर पेरिफेरी पे, जितनी भी मैक्सिमम आ रही है पर यूनिफॉर्म रहे, चेंज ना हो आउटर पेरिफेरी पे। ठीक है, लेकिन अगर आप कोई और शेप बनाओगे, जैसे रेक्टेंगुलर शाफ्ट बनाओगे, तो उसमें स्ट्रेस कंसंट्रेशन आ जाती है क्योंकि शार्प पॉइंट मिलेंगे हमें, तो वहाँ स्ट्रेसेस ज़्यादा हो जाते हैं, तो वो यूनिफॉर्म नहीं रह पाती। ठीक है, क्योंकि स्ट्रेस जो है वो लीनियरली वेरी कर रही है, तो लीनियरली वेरी कर रहे हैं तो हम ये कोशिश करेंगे कि स्ट्रेस जो है वो आउटर पेरिफेरी पे जितनी भी है, चाहे ज़्यादा है पर वो यूनिफॉर्म रहे, उसकी वैल्यू वेरी ना करे आउटर पेरिफेरी पे। तो ये बात गलत हो जाएगी। अगर हम रेक्टेंगुलर शाफ्ट लेंगे तो वो वाली बात गलत हो जाएगी, क्योंकि रेक्टेंगुलर शाफ्ट में ऐसा एज बनेगा, ये एक रेक्टेंगुलर शाफ्ट होगी तो यहाँ स्ट्रेस कुछ और होगी, यहाँ कुछ और होगी, यहाँ कुछ और होगी, यहाँ कुछ और होगी। क्यों? क्योंकि अब ये नहीं है कि यहाँ से आर सेम है इसलिए, यहाँ तो आर डिफरेंट हो गया ना, ये आर इस आर से डिफरेंट हो गया ना। तो हमें क्या करना है, एक आर को यूनिफॉर्म बनाना है, इसीलिए हम सर्कुलर शाफ्ट बनाते हैं। दूसरा, ये तो हो गया एक फिजिक्स इसके पीछे की क्यों बनती है सर्कुलर शाफ्ट, रेक्टेंगुलर शाफ्ट क्यों नहीं बनाते। दूसरा है मैन्युफैक्चरिंग। सर्कुलर शाफ्ट की मैन्युफैक्चरिंग बहुत आसान होती है। ठीक है, तो इसलिए हम सबसे पहले सॉलिड शाफ्ट देखेंगे, फिर हम हॉलो शाफ्ट देखेंगे, उनका सेक्शन ऑफ मॉडुलस कैसे कैलकुलेट किया जाता है। कौन सा? पोलर। तो सबसे पहले हेडिंग डालेंगे पोलर सेक्शन ऑफ मॉडुलस ऑफ सॉलिड सर्कुलर शाफ्ट। पोलर सेक्शन of modulus of solid circular shaft, solid circular shaft, ये हमारी हेडिंग हो जाएगी, पोलर सेक्शन ऑफ मॉडुलस ऑफ सॉलिड सर्कुलर शाफ्ट। ठीक है बच्चों, देख रहे हैं पोलर सेक्शन ऑफ मॉडुलस ऑफ सॉलिड सर्कुलर शाफ्ट। मान लो एक सॉलिड सर्कुलर शाफ्ट है हमारी, ये इस टाइप से। ठीक है, देखो 2 डायमेंशन में हमारी 2 एक्सिस होंगी, एक होगी x और एक होगी हमारी y। ठीक है बच्चों, अब मैं पोलर एक्सिस पहले हमें फाइंड आउट करनी है, क्योंकि पोलर सेक्शन ऑफ मॉडुलस निकालने से पहले हमें पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए, क्योंकि ZP क्या है? पोलर सेक्शन ऑफ मॉडुलस है। इसकी वैल्यू कितनी है बताओ? इसकी वैल्यू है J/R। ठीक है, और J क्या है? पोलर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। J है पोलर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक, अब इसको निकालने के लिए हमें क्या करना है? पोलर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए पहले हमें पोलर एक्सिस क्या होती है बच्चों? जो एक्सिस x और y एक्सिस के भी परपेंडिकुलर होती है उसे पोलर एक्सिस कहते हैं। यानी कि ये जो एक्सिस आएगी ये एक z एक्सिस आएगी। जो z एक्सिस होती है वो हमेशा पोलर एक्सिस होती है, ध्यान रखना बच्चों। जो z एक्सिस होती है वो हमेशा पोलर एक्सिस होती है, क्योंकि ये एक्सिस ऐसी है जो x पे भी परपेंडिकुलर और y पे भी। यानी कि ये जो एक्सिस है ये मेरी z एक्सिस है। तो कभी भी अगर z एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो हम लगाते हैं परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। तो z निकालने के लिए जो j है, ये j निकालने के लिए ये निकलेगी किससे? ये निकलेगी परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम से। z किस पे? इसको फाइंड किया जाता है किससे? फ्रॉम, z को हम किससे निकालते हैं? फ्रॉम परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। और वो सिंपल सी बात होती है। ठीक है, कैसे निकालते हैं हम? देखो, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम से हम इसे निकाल लेते हैं। ठीक है, कैसे निकालेंगे? देखो,
जो पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है बच्चों, ध्यान रखना, वो दोनों मोमेंट ऑफ इनर्शिया के जो x और y में है इनके सम के बराबर होता है, ये ध्यान रखना। ये परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम कहती है। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम क्या क्या कहती है? कहती है I ऑफ z z बराबर होगा I ऑफ x x प्लस I ऑफ y y, ये हमें कहती है। और I ऑफ z z क्या है? बेसिकली j है यहाँ पे। तो अगर हमें सर्कुलर शाफ्ट का निकालना है, जैसे मान लो ये तो आपका हो गया रेडियस, ठीक है, और हम डायमीटर के फॉर्म में निकाल लेंगे, ये आपका डायमीटर हो गया d, ये आपका डायमीटर हो गया d। तो j क्या होगा? देखो I ऑफ एक्स एक्स क्या होगा? I ऑफ एक्स एक्स बराबर होगा I ऑफ वाई वाई, सिमेट्रिकल सेक्शन है तो कितना होगा बताया था, π/64 इंटू डी की पावर 4, ठीक है। R कितना होगा? R हो जाएगा d/2। तो बताओ J कितना होगा? R तो हमारा J कितना है? J है, J हो जाएगा जब दोनों बराबर हैं, यानी कि हम इसे लिख सकते हैं 2 इंटू I ऑफ एक्स एक्स, या हम ये लिख सकते हैं 2 इंटू I ऑफ वाई वाई, दोनों बराबर हैं। तो J कितना हो जाएगा? 2 इंटू π/64 इंटू डी की पावर 4, ठीक है। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? π/32 इंटू डी की पावर 4, यानी कि J जो है वो इतना आ गया, किसका? सॉलिड सर्कुलर शाफ्ट का, ठीक है। J जो है हमने इतना निकाल लिया सॉलिड सर्कुलर शाफ्ट का। तो पोलर सेक्शन ऑफ मॉडुलस क्या होगा? पोलर सेक्शन ऑफ मॉडुलस है आपका J/R। J कितना आया? J आया π/32 इंटू डी की पावर 4, R कितना है? d/2। तो ZP जो आया सॉलिड शाफ्ट का वो आया π/16 इंटू डी की क्यूब। ये ध्यान रखना बच्चों, ये पेपर में आता है, हर बार पूछा जाता है, इम्पॉर्टेंट है कि सॉलिड सर्कुलर शाफ्ट का पोलर सेक्शन ऑफ मॉडुलस कितना होता है? वो होता है π/16 इंटू डी की क्यूब। समझ में आ गई बात? ऐसे निकालते हैं सॉलिड सर्कुलर शाफ्ट का पोलर सेक्शन ऑफ मॉडुलस, ठीक है। हॉलो का भी निकाल लेते हैं हम। हॉलो का क्या करें? देखो यहाँ पे मैं एक और बना देता हूँ, ये ठीक है, ये होगा, ये तो कैपिटल डी रहेगा बाहर का, ये भी कैपिटल आर ही होगा, ठीक है। देखो अब इसको हॉलो में क्या करें? हॉलो में मैंने आपको बताया था एक डाया रेशो होता है के स्मॉल डी डिवाइड बाय कैपिटल डी। इसको मान लो ये स्मॉल, ये जो है आपकी स्मॉल आर हो जाएगी रेडियस, ठीक है। इसके वाला जो डायमीटर है वो मान लो आप, ये जो डायमीटर है ये, ठीक है, ये है स्मॉल डी। अब दो है यहाँ पे ना, हॉलो के लिए भी देख लेते हैं। अब ये पोलर हेडिंग चेंज कर लेंगे, यहाँ पर सॉलिड की जगह क्या कर लेंगे? हॉलो कर लेंगे। सॉलिड की जगह यहाँ पे क्या करेंगे? हॉलो करेंगे, ठीक। ये जो हमने डाया माना है इसको मानेंगे स्मॉल डी। स्मॉल डी जो है वो आपका इनर डायामीटर है, कैपिटल डी जो है वो आपका आउटर डायामीटर है। समझ में आ गई बात? स्मॉल डी जो है क्या है? स्मॉल डी है इनर डाया, इनर डाया, ठीक है, और कैपिटल डी है आउटर डाया, आउटर डाया। समझ में आ गई बात? अच्छा ठीक है। अब जे कैसे होगा? जे को निकालने के लिए पहले हमें आई एक्स एक्स पता होना चाहिए। अब बताओ आई एक्स एक्स बराबर क्या होगा? आई वाई वाई के होगा नहीं, कितना आया था याद है? बताया था मैंने, π/64 डी की पावर 4 माइनस स्मॉल डी की पावर 4। के की क्या थी? के वैल्यू थी स्मॉल डी डिवाइड बाय कैपिटल डी। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं डाया रेशो, ठीक, इसको कहते हैं डाया रेशो। तो जो आई एक्स एक्स है बराबर आई वाई वाई है, अगर मैं यहाँ पे कैपिटल डी कॉमन ले लूँ तो ये हो जाएगा π/64 इंटू डी की पावर 4, और ब्रैकेट में हो जाएगा 1 माइनस के की पावर 4। करवाया था मैंने। ये हो गया हमारा आई एक्स एक्स आई वाई वाई। तो पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? 2 इंटू आई ऑफ एक्स एक्स, या हम ये भी लिख सकते हैं 2 इंटू आई ऑफ वाई वाई। ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 इंटू π/64 इंटू डी की पावर 4 माइनस ब्रैकेट में 1 माइनस के की पावर 4। ये वैल्यू हो जाएगी π/32
इंटू डी की पावर 4 1 माइनस के की पावर 4। ये आ गया मेरा पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये क्या है मेरा पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, किसका, हॉलो का। हॉलो का मेरा पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया। अब हॉलो का हमने पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लिया, तो अब हम पोलर सेक्शन ऑफ मॉडुलस भी निकालेंगे। पोलर सेक्शन ऑफ मॉडुलस भी निकालेंगे। समझ में आ रही है बात? ठीक है, तो पोलर सेक्शन ऑफ मॉडुलस कैसे निकालेंगे, देखो। पोलर सेक्शन ऑफ मॉडुलस ZP क्या होगा, ZP होगा J डिवाइड बाय R। अब ये R क्या होगा, ये होगा D/2, क्योंकि R क्या है, सेंटर से फाइबर वो देखा जाता है जो मैक्सिमम बैठा हो, यानी कि बाहर आउटर फाइबर सबसे ज़्यादा कौन सा है, ये वही R होगा, कैपिटल D/2। तो अब बताओ J कितना आया है, J आया है मेरा π/32 इंटू डी की पावर 4 1 माइनस के की पावर 4 डिवाइड पर कितना हो जाएगा, D/2। तो ये जो ZP आएगा ये आएगा π/16 इंटू डी की क्यूब 1 माइनस के की पावर 4। ये आ गया आपका हॉलो सेक्शन का पोलर सेक्शन ऑफ मॉडुलस। ध्यान रखेंगे बच्चों, ये आ गया पोलर सेक्शन ऑफ मॉडुलस ऑफ हॉलो सेक्शन। समझ में आ रही है बात? ये हमारा पोलर सेक्शन ऑफ मॉडुलस हो गया, किसका, हॉलो सेक्शन का। ये हमने निकाल लिया। तो दोनों हमें पता लग गए, पोलर सेक्शन ऑफ मॉडुलस भी और पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी, दोनों सेक्शंस का। इन्हीं सेक्शंस की हमें स्टडी करनी है टॉर्शनल में, क्योंकि शाफ्ट जो होती है वो हम कैसी बनाते हैं, सर्कुलर ही बनाते हैं। रीज़न मैंने बता दिया आपको क्यों। ठीक हो गई बात? अच्छा, अब देखो, पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लिया, पोलर सेक्शन ऑफ मॉडुलस निकाल लिया, तो स्ट्रेसेस निकल जाएंगी कहीं भी। अब जो हमने टॉर्शनल इक्वेशन लगाई थी उसे स्ट्रेंथ के बेसिस पे देख लेते हैं। ठीक है, टॉर्शनल इक्वेशन क्या आई थी बताओ? टॉर्शनल इक्वेशन क्या थी, τ/r T/J g θ/L। ठीक है, g θ/L, इसको हमने माना 1, इसको माना 2, इसको माना 3। अब आएगा केस 2। केस 2 क्या है, स्ट्रेंथ के बेसिस पे बात कर रहे हैं, स्ट्रेंथ बेसिस। जब स्ट्रेंथ बेसिस को हम बराबर करेंगे, इक्वेशन 1 बराबर होगी इक्वेशन 2 के, तो क्या होगा बताओ, यह आएगा टॉ। अब ये स्ट्रेंथ है तो मैं इसको τS से दिखाऊंगा, τS डिवाइड बाय R इज इक्वल टू कितना होगा, TR होगा, ये टॉर्शनल रेजिस्टेंस हो जाएगा यहाँ पे, और J। TR क्या है, TR है बच्चों यहाँ पर टॉर्शनल रेजिस्टेंस, टॉर्शनल रेजिस्टेंस। ठीक, TR है टॉर्शनल, और τS है आपकी टॉर्शनल स्ट्रेंथ, टॉर्शनल स्ट्रेंथ। जैसे लास्ट क्लास में क्या था, बेंडिंग के लिए सेम वैसे ही करेंगे। ठीक है, तो टॉर्शनल स्ट्रेंथ जो होगी वो किसके बराबर होगी, TR डिवाइड बाय J बाय स्मॉल r हो जाएगा। और जब हम कहेंगे स्मॉल r इज इक्वल टू क्या होगा, R, यानी कि हमारा जो टॉर्शनल स्ट्रेंथ होगी वो सबसे ज़्यादा हो जाएगी मैक्सिमम इस केस में, कि ये जो हो जाएगी ये मैक्सिमम हो जाएगी, जितनी होगी ये कांस्टेंट वैल्यू होगी, TR डिवाइड बाय ZP। क्लियर है? अब जो ये मैक्सिमम टॉर्शनल स्ट्रेंथ है तो मटेरियल सेम है, मटेरियल क्या है, मटेरियल चेंज तो हो नहीं रहा, ये मटेरियल प्रॉपर्टी है। समझ में आ रही है? ये मटेरियल प्रॉपर्टी, इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो TR है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा ZP के। TR जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा ZP के। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, इसका मतलब हुआ कि टॉर्शनल रेजिस्टेंस जिसका ज़्यादा उसका पोलर सेक्शन ऑफ मॉडुलस भी ज़्यादा। ठीक है, या कहें कि पोलर सेक्शन ऑफ मॉडुलस जिसका ज़्यादा उसका टॉर्शनल रेजिस्टेंस ज़्यादा, और जिसका टॉर्शनल रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, जिसका टॉर्शनल रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा उसकी स्ट्रेंथ भी क्या होगी, ज़्यादा। स्ट्रेंथ क्या होगी, मोर, यानी कि इस केस में क्या बना, इस केस में बना स्ट्रॉन्ग शाफ्ट। तो कहने का मतलब है, ले दे के हमें टॉर्शनल में पोलर सेक्शन ऑफ मॉडुलस को बढ़ा के रखना है, पोलर सेक्शन ऑफ मॉडुलस को हमें
बढ़ा के रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है। क्लियर हुई ये बात? तो ये बात आप ध्यान रखेंगे, ये मैं बेंडिंग में जैसे समझाई थी बातें ऐसे नोट करते चलेंगे और ध्यान रखेंगे इन पॉइंट्स को, ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, अब देखो, अब हमें थोड़ा सा जो मैंने बेंडिंग में एक चीज़ छोड़ दी थी क्योंकि वो बेल्ट से रिलेटेड थी, वो डिज़ाइन में यूज़ होती है, सॉम में वहाँ से क्वेश्चन आता नहीं है, लेकिन यहाँ से पूछा जाता है तो यहाँ बता देता हूँ। ठीक है, इक्वेशन 2 को इक्वेशन 3 से इक्वेट करो। इक्वेशन 2 इक्वल्स होगा इक्वेशन 3। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, t डिवाइड बाय j इजिकल टू आएगा g थीटा बाय l। ठीक है बच्चों, यहाँ से थीटा क्या आ गया, यहाँ से थीटा आ गया टी एल बाय जी जे। ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एंगल ऑफ ट्विस्ट है, हमें एंगल ऑफ ट्विस्ट निकालना होता है यहाँ पे। तो एंगल ऑफ ट्विस्ट का क्या फॉर्मूला आया, एंगल ऑफ ट्विस्ट का आ गया टी एल जी डिवाइड बाय जी जे, एंगल ऑफ ट्विस्ट। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है बच्चों, एंगल ऑफ ट्विस्ट। ठीक है, ये क्या है, ये इंपॉर्टेंट फार्मूला है। जैसा पी एल बाय ए ई था ना फर्स्ट चैप्टर में, पी एल बाय ए ई, ऐसी टॉर्शनल में होता है टी एल बाय जी जे, टी एल बाय जी जे। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर हम बात करेंगे अब रिजिडिटी की। जहाँ एक्सियल रिजिडिटी ए ई थी, यहाँ पर भी ये रिजिडिटी होगी, इसको कहते हैं टॉर्शनल रिजिडिटी। तो सबसे पहले बात करेंगे टॉर्शनल रिजिडिटी की। टॉर्शनल रिजिडिटी क्या है? ठीक है, टॉर्शनल रिजिडिटी क्या है, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ शेयर मॉडुलस एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। कौन सा? पोलर। यानी कि टॉर्शनल रिजिडिटी क्या है, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ शेयर मॉडुलस एंड पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो टॉर्शनल रिजिडिटी क्या होगी, टॉर्शनल रिजिडिटी होगी आपकी G इंटू जे। इंपॉर्टेंट है, टॉर्शनल रिजिडिटी क्या है, G इंटू जे। ठीक है, टॉर्शनल रिजिडिटी क्या होगा, G इंटू जे। तो J क्या है, फॉर सॉलिड सर्कुलर शाफ्ट, फॉर सॉलिड शाफ्ट बताओ J कितना होगा। J आ जाएगा आपका पाई बाय 32 इंटू डी की पावर 4, यही है। तो जो टॉर्शनल रिजिडिटी होगी सॉलिड सर्कुलर शाफ्ट में, इसकी देख रहे हैं हम, सॉलिड सर्कुलर शाफ्ट की कितने आएगा, J इंटू पाई बाय 32 इंटू डी की पावर 4। यानी कि जो टॉर्शनल रिजिडिटी है सर्कुलर शाफ्ट की, टॉर्शनल रिजिडिटी है सर्कुलर शाफ्ट की, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हो गए डी की पावर 4 के। ध्यान रखना बच्चों, ये आता है, ये इंपॉर्टेंट है। टॉर्शनल रिजिडिटी जो है सर्कुलर शाफ्ट की वो क्या होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी की पावर 4। क्लियर हो गई बात? ठीक है, हॉलो शाफ्ट के लिए क्या है, ये एंगल ऑफ ट्विस्ट का ध्यान रखेंगे, टी एल बाय जी जे, सब कुछ इसी से निकलेगा अभी। ठीक है, अच्छा अब देखो टॉर्शनल रिजिडिटी अगर हम हॉलो शाफ्ट की निकालें, हॉलो शाफ्ट की क्या हो जाएगी हमारी, G इंटू जे ऑफ हॉलो शाफ्ट। J कितना था, ये आ जाएगी पाई बाय 32 इंटू कितना था बताओ, J था D की पावर 4 1 माइनस K की पावर 4। यानी कि जो टॉर्शनल रिजिडिटी है हॉलो शाफ्ट की वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा D की पावर 4 1 माइनस K की पावर 4। ठीक है, अगर K मेरा कांस्टेंट है तो कोई बात नहीं, अगर वेरी कर रहा है तो देख लेंगे। ठीक है, तो जनरली ये भी D की पावर 4 ही रहेगी क्योंकि K हमारा कांस्टेंट ही रहता है। तो अब ये टॉर्शनल रिजिडिटी क्या बताती है बताओ, इसको भी देखते हैं। ठीक है, ये तो हमने देख ली प्रोडक्ट वाइज। अब ये बताती क्या है, देखो एंगल ऑफ ट्विस्ट कितना आया है, एंगल ऑफ ट्विस्ट थीटा इजकल टू आया हमारा टी एल अपॉन जी जे। अब देखो बच्चों, फॉर गिवन टॉर्क, फॉर
गिवन टॉर्क एंड लेंथ, ठीक है। थीटा जितना ज़्यादा होगा उतनी जीजे हमारी कम होगी, या थीटा हमारा जितना कम होगा उतनी जीजे हमारी ज़्यादा होगी। कहने का मतलब ये है, कहने का मतलब बच्चों ये है कि जीजे हमारी ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए, ये हमारे लिए अच्छी बात है। तो स्टूडेंट हम ये कह रहे थे कि टॉर्शनल रिजिडिटी ज़्यादा जितनी होगी उतना एंगल ऑफ ट्विस्ट कम होगा। इसका मतलब जो एंगल ऑफ ट्विस्ट है वो होगा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टॉर्शनल रिजिडिटी, ठीक है। तो टॉर्शनल रिजिडिटी जितनी ज़्यादा होगी उतना कम एंगल ऑफ ट्विस्ट होगा, राइट। उतना कम हमारा एंगल ऑफ ट्विस्ट होगा। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हमें एंगल ऑफ ट्विस्ट कम से कम रखना है। एंगल ऑफ ट्विस्ट कम रखने के दो तरीके हैं बच्चों, या तो लेंथ कम कर दी जाए जब जीजे कांस्टेंट हो, या लेंथ को कांस्टेंट करके जीजे को कम किया जाए। समझ में आ रही है बात? सॉरी, ज़्यादा किया जाए। जीजे को जितना ज़्यादा करोगे, अगर लेंथ हमारी कांस्टेंट है, ये कम हो जाएगा, और जीजे का अगर कांस्टेंट है तो लेंथ को कम करके हमें ये थीटा कम करना होता है। इसका मतलब पहले हम डायमेंशन डिसाइड कर रहे हैं, इसका मतलब हम पहले टॉर्शनल रिजिडिटी को कांस्टेंट कर रहे हैं, उसके बाद अदर पैरामीटर्स देखते हैं कि लेंथ हमारी कितनी होती है। हमें पहले से मालूम होता है शाफ्ट में कि हमारी कितनी लंबी शाफ्ट बननी है, ठीक है। फिर हम डायमेंशन निकालते हैं, फिर हम टॉर्शनल रिजिडिटी को बढ़ाते हैं, घटाते हैं, उसका डायमीटर क्या रखना चाहिए कि आपका थीटा कम से कम हो, ठीक है। तो टॉर्शनल रिजिडिटी की तो बात ये हो गई बच्चों, ठीक है। अब इसी से पैदा होगा टॉर्शनल स्टिफनेस, इसी से पैदा होगा टॉर्शनल स्टिफनेस। यहाँ ध्यान दो, टॉर्शनल स्टिफनेस देखो। पहले स्टिफनेस क्या होता है? स्टिफनेस मैंने आपको पहले बताया था, स्टिफनेस डिफॉर्मेशन को रोकेगा। ऐसी टॉर्शनल रिजिडिटी भी बच्चों डिफॉर्मेशन को रोकता है। डिफॉर्मेशन क्या है टॉर्शनल का? एंगल ऑफ ट्विस्ट, ये कम से कम होना चाहिए, तो कम से कम डिफॉर्म होगा, ठीक है। तो स्टिफनेस हमें पता है कि क्या होता है, बताओ? ये होता है फोर्स अपॉन डिफॉर्मेशन। फोर्स अपॉन डिफॉर्मेशन याद है ये तो, लेकिन किस में था ये स्टिफनेस जो था? ये उसमें था आपका जो यूनिएक्सियल लोडिंग केस था। समझ में आ रही बात? तो ये उस केस में था। अब हम टॉर्शनल स्टिफनेस में बताओ, देखो टॉर्शनल अगर स्टिफनेस की बात करें, टॉर्शनल स्टिफनेस की अगर हम बात करें तो यहां बताओ क्या होगा? यहां जो के टी से दिखाते हैं इसको किससे दिखाते हैं? के टी। ये कितना होगा? यहां फोर्स की जगह क्या है? टॉर्क, और यहां डिफॉर्मेशन की जगह क्या है? थीटा। समझ में आ गई बात? तो ये टॉर्शनल स्टिफनेस है। अब थीटा की वैल्यू मुझे पता है, थीटा की वैल्यू मुझे पता है, तो के टी कितना हो जाएगा बताओ? टी कितना है? सेम रहेगा। थीटा कितना है हमारा? टी एल अपॉन जी जे। क्लियर है? टी से टी कट गया, तो जो टॉर्शनल स्टिफनेस है वो कितना आ गया बताओ बच्चों? ये आ गया जी जे बाय एल। टॉर्शनल स्टिफनेस हो गया जी जे बाय एल, ठीक है। टॉर्शनल स्टिफनेस हो गया जी जे बाय एल। क्या यूज है इसका स्टिफनेस का? सेम वही फिनोमेना जो पहले बताया था। अगर दो शाफ्ट हैं, दोनों में कंपेयर करना है, तो अगर लेंथ दोनों की अलग अलग है तो स्टिफनेस पे बात करेंगे, और लेंथ अगर सेम है तो रिजिडिटी पे बात करेंगे। तो स्टिफनेस का फॉर्मूला क्या है? के टी बताओ कितना है? टॉर्शनल रिजिडिटी डिवाइड बाय लेंथ। ये फॉर्मूला आया मेरा स्टिफनेस का। यानी कि अगर मेरी टॉर्शनल रिजिडिटी ज़्यादा है, कब? जब लेंथ मेरा कांस्टेंट है, ध्यान रखना, तब मेरा के टी भी क्या होगा? ज़्यादा होगा। के टी अगर ज़्यादा है तो थीटा क्या होगा? थीटा कम होगा। समझ में आ रही है बात? ठीक है। एक तो कंडीशन ये हो गई। दूसरी कंडीशन क्या बनेगी इसमें? अगर मेरी लेंथ वेरी कर रही है तब हम टॉर्शनल रिजिडिटी को नहीं देखेंगे, तब हम स्टिफनेस को देखेंगे। अगर मेरी लेंथ वेरी कर रही है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ, देखो हमेशा वैसे स्टिफनेस से कंपेयर किया करो। मान लो ये शाफ्ट है, इसका डायमीटर डी है, इसकी लेंथ कितनी है? एल है। मैंने एक और शाफ्ट ले ली जिसका डायमीटर उतना ही था जितना पहले था, ये भी डी है, बट लेंथ कितनी है? 2L है। तो लेंथ जिसकी ज़्यादा होगी उसका स्टिफनेस कम होगा। तो जो KT1 है ये कितना होगा बताओ? टॉर्शनल रिजिडिटी तो सेम होगी, है ना? तो कितना है?
जी जे बाय L1, L1 की वैल्यू L है, यहाँ के टी कितना होगा 2 का, ये होगा जी जे बाय 2L, लेंथ कितनी है 2L, जी जे इसलिए कांस्टेंट है क्योंकि दोनों का डायमीटर बराबर है, सेम मटेरियल के हैं, इसका भी जी है और इसका भी जी है। तो बताओ जो KT2 है ये ज़्यादा है कम है, कम है KT1 से, तो किसका एंगल ऑफ ट्विस्ट ज़्यादा होगा, किसका एंगल ऑफ ट्विस्ट ज़्यादा होगा, θ2 ग्रेटर देन होगा θ1 के, क्योंकि θ2 इसलिए ज़्यादा होगा क्योंकि उसका स्टिफनेस कम है। समझ में आ रही बात। तो एंगल ऑफ ट्विस्ट इसमें ज़्यादा है, तो इसमें ज़्यादा चांसेस होंगे फाइबर के इलॉन्गेट होने के, जो ये फाइबर था सीधा ये ज़्यादा इलॉन्गेट होगा और ये जो फाइबर था ये कम इलॉन्गेट होगा, ये फ़र्क है, इसका डिफॉर्मेशन ज़्यादा होगा ना। समझ में आ रही है बात, क्यों, क्योंकि ये देखो ये सेंटर पे भी तो मैच करेगा ना, यहाँ पे ये थीटा ज़्यादा होगा, ठीक है, इसका थीटा कम होगा। क्लियर हो रही है बात। तो जितना ज़्यादा हमारा एंगल ऑफ ट्विस्ट होगा उतने ज़्यादा चांस होंगे इसके फेलियर होके, ठीक है। तो ये जो फेलियर होता है बच्चों, इसे कहते हैं रिजिडिटी क्राइटेरिया। जिस पे हम रिजिडिटी पे बात करते हैं उसे रिजिडिटी क्राइटेरिया कहते हैं, और जिस पे हम स्ट्रेस पे बात करते हैं उस पे हम स्ट्रेस क्राइटेरिया। तो दो क्राइटेरिया होते हैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में बच्चों दो क्राइटेरिया होते हैं, एक होता है ऑन द बेसिस ऑफ रिजिडिटी, एक होता है ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेस, ठीक है। अगर हम यूनिएक्सियल लोडिंग के केस में बात करें जो नॉर्मल स्ट्रेस में आ रही थी, उसमें रिजिडिटी क्राइटेरिया क्या होगा, जो हम डिफॉर्मेशन कैलकुलेट कर रहे हैं ना PL/AE, तो अगर हम कभी भी डायमेंशन पे अगर डिजाइन कर रहे हैं, अगर डायमेंशन को हम कंसीडर कर रहे हैं तो उसको कहते हैं रिजिडिटी क्राइटेरिया, ठीक है, उसको हम कहते हैं रिजिडिटी क्राइटेरिया। और अगर स्ट्रेस को कैलकुलेट करके डिजाइन कर रहे हैं तो हम बात करते हैं स्ट्रेस क्राइटेरिया। लेकिन दो क्राइटेरिया है, दो क्राइटेरिया है, एक है स्ट्रेस क्राइटेरिया और एक है रिजिडिटी क्राइटेरिया। दो क्राइटेरिया है बच्चों, दो तरीके से हम मटेरियल को डिजाइन करते हैं। स्ट्रेस क्राइटेरिया में हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, हम स्ट्रेस क्राइटेरिया में फॉर्मूला लगाएंगे टॉ इक्वल टू कितना होगा T/ZP। ये क्या होगा, ये मैक्सिमम स्ट्रेस होगी, ठीक। पहले मैक्सिमम स्ट्रेस कैलकुलेट करी, उसके बाद ये जो मैक्सिमम स्ट्रेस है डिजाइन करना है ना मैं, उसके बाद ये जो मैक्सिमम स्ट्रेस है ये ज़्यादा नहीं होना चाहिए किसके, किसके यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, अगर डक्टाइल मटेरियल है तो, ठीक है। ये हमारी एक क्या होगी, ये हमारी सेफ कंडीशन होगी। ये क्या है हमारी, ये है हमारी सेफ कंडीशन, सेफ कंडीशन। समझ में आ गई बात। हम बात कर रहे हैं डक्टाइल में। शाफ्ट जनरली डक्टाइल मटेरियल की बनाई जाती है बच्चों, ब्रिटल की नहीं बनाई जाती, ब्रेक हो जाएगी जल्दी। शाफ्ट जो है वो हमेशा डक्टाइल मटेरियल की बनाई जाती है, याद रखें आपको। शाफ्ट जो है हमेशा डक्टाइल मटेरियल की क्यों बनाई जाती है, क्योंकि ब्रिटल मटेरियल जो होता है वो वीक होता है टेंशन में, ठीक है, और डक्टाइल मटेरियल वीक होता है शेयर में। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अगर वो वीक है शेयर में तो शेयर स्ट्रेस कैलकुलेट करेंगे, तो शेयर को ही हमें कैलकुलेट करना है। तो सर्कुलर शाफ्ट में जनरली हम शेयर स्ट्रेसेस को ही कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि जो वीक होता है उसे स्ट्रांग बनाया जाता है बच्चों, ठीक है। इसीलिए हम जो शाफ्ट है वो डक्टाइल मटेरियल की बनाते हैं, ब्रिटल मटेरियल की नहीं बनाओगे क्योंकि क्रैक डेवलप हो जाएंगे बहुत तेजी से, डिफॉर्मेशन जैसी होगा एकदम से ब्रेकिंग पॉइंट हो जाता है। लेकिन इसका रीज़न मटेरियल साइंस में अगर एंटर हूँ तो मटेरियल साइंस में इसका रीज़न बच्चों कुछ और होता है। मटेरियल साइंस ये कहती है कि डक्टाइल मटेरियल जो है उसमें यील्ड पॉइंट होने की वजह से आपका फेलियर पॉइंट पहले आ जाता है, तो हमें पता लग जाता है कि यहाँ पर फेलियर हो चुका है, ठीक है। कहने का मतलब है डक्टाइल मटेरियल जो एक होता है वो एक वार्निंग देता है फेल होने से पहले, लेकिन ब्रिटल मटेरियल में कोई यील्ड पॉइंट होता नहीं। तो ब्रिटल मटेरियल जब फेल होगा तो आपको पता नहीं लगेगा ये कब फेल हो जाएगा। इसलिए जो भी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन होता है मैक्सिमम जहाँ पर भी रिस्क हमारा इन्वॉल्व होता है वहाँ हम ब्रिटल मटेरियल को चूज़ नहीं करते कभी भी, वहाँ हमेशा हम डक्टाइल मटेरियल को ले जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक वार्निंग पॉइंट होता है, वार्निंग फेलियर है। क्योंकि यहाँ दो फेलियर होते हैं, एक यील्ड फेलियर और एक होता है आपका अल्टीमेट फेलियर। समझ में आ रही है बात। दो स्ट्रेस पे डिज़ाइन किया जाता है। तो यहाँ पर हमें पता होता है कि जो शाफ्ट है, ध्यान रखना बच्चों, शाफ्ट हमेशा डक्टाइल मटेरियल की क्यों बनाई जाती है, क्योंकि वहाँ शेयर स्ट्रेसेस हमें कैलकुलेट करनी है, और शेयर स्ट्रेसेस यहाँ भी आ रही है। एक रीज़न तो ये हो गया, दूसरा ये है कि हमें एक वार्निंग चाहिए होती है
मटेरियल के फेल होने से पहले, इसलिए शाफ्ट आपके डक्टाइल मटेरियल की बनती है। ठीक, अच्छा, अब ये सेफ कंडीशन हो गई। ये सेफ कंडीशन, यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे, यहाँ से हम डायमेंशन निकाल लेंगे। यहाँ से इसे टॉम एक्स को क्या लिखूंगा मैं, ये तो प्रॉपर्टी होगी, ये क्या है प्रॉपर्टी, ये मालूम होगी मटेरियल की। तो टॉम एक्स क्या होगा, टॉम एक्स हमने कहा टी बाय जेड पी। जेड पी अगर सॉलिड शाफ्ट है सपोज, तो कितना है जेड पी, पाई बाय 16 डी की क्यू लेस देन इक्वल टू क्या होगा, टॉ ऑफ यील्ड स्ट्रेंथ, ये मालूम होगी, ये पता होगा टॉर्क कितना लग रहा है। तो यहाँ से डायमीटर हम कैलकुलेट कर लेंगे और वो हमारा डिज़ाइन हो जाएगा। तो ये जब ये अप्रोच यूज़ करेंगे तो इसे कहते हैं स्ट्रेस बेसिस। रिजिडिटी बेसिस क्या होता है, इसमें हम एंगल ऑफ ट्विस्ट निकालते हैं कि मैक्सिमम एंगल ऑफ ट्विस्ट कितना होगा, टी इंटू एल डिवाइड बाय जी इंटू जी। ठीक है, टी इंटू एल डिवाइड बाय जी इंटू जी। जब ये मैक्सिमम हम एंगल ऑफ ट्विस्ट निकाल लेंगे तो फिर डिज़ाइनर कहेगा कि ये जो मैक्सिमम एंगल ऑफ ट्विस्ट है, ये एक थीटा जो होगा उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। थीटा लिमिट कहते हैं इसको, जो वो देगा कहेगा कि एंगल ऑफ ट्विस्ट इतने रेडियन से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो जो थीटा मैक्स है हम यहाँ रखेंगे, तो टी इंटू एल डिवाइड बाय जी इंटू जे लेस देन इक्वल टू होगा थीटा लिमिट। ये डिज़ाइनर देता है, ये वैल्यू गिवन होती है, डिज़ाइनर वैल्यू देगा थीटा लिमिट। ठीक है, टी पता होगा, लेंथ पता होती है, जी पता होता है, जे से हम डायमेंशन निकाल लेते हैं, टी इंटू एल डिवाइड बाय जी इंटू जे। जे क्या होगा हमारा, पाई बाय 32 इंटू डी की पावर 4 लेस देन इक्वल टू थीटा लिमिट। समझ में आ रही है बात। यहाँ से हम डी निकाल लेते हैं। ये क्राइटेरिया हुआ रिजिडिटी क्राइटेरिया। इस क्राइटेरिया को कहते हैं रिजिडिटी क्राइटेरिया, ये क्राइटेरिया होता है स्ट्रेस क्राइटेरिया। दोनों अप्रोचेज अलग अलग हैं। तो फिर हम क्या करते हैं बच्चों, पहले हम यहाँ से डायमीटर निकालते हैं, फिर हम यहाँ से डायमीटर निकालते हैं। जो डायमीटर ज़्यादा आएगा उसको एक्सेप्ट कर लेंगे, जो डायमीटर ज़्यादा आएगा उसको एक्सेप्ट कर लेंगे, कम वाले को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि अगर कम वाले को एक्सेप्ट कर लिया तो दूसरी कंडीशन फेल कर जाएगी। तो ज़्यादा वाले में कम तो आ सकता है, पर कम वाले में ज़्यादा नहीं आ सकता, इसलिए ज़्यादा वाला डायमीटर चूज़ कर लेंगे, वो हमारा डिज़ाइन माना जाता है। तो दो क्राइटेरिया है। ऐसे ही हम स्ट्रेस जो लगा रहे थे, अभी एक्चुअली मैंने डिज़ाइन का पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बताया नहीं था, इसलिए अब बता रहा हूँ यहाँ पे। अगर यूनिएक्सियल लोडिंग का केस करेंगे तो यहाँ स्ट्रेस क्या होगी, फोर्स अपॉन एरिया, और वो जो स्ट्रेस होगी वो यील्ड स्ट्रेस से कम हो जाएगी, तो वहाँ से एक डायमीटर निकलेगा। ठीक है, ऐसी रिजिडिटी में हम क्या करेंगे, पी एल बाय ए ई, तो ए ई निकालेंगे तो वहाँ से फिर हम डायमेंशन निकालेंगे, वो उसका रिजिडिटी क्राइटेरिया होगा। तो दो क्राइटेरिया होता है हमारे पास स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में, एक रिजिडिटी क्राइटेरिया और एक स्ट्रेस क्राइटेरिया। समझ में आ गई बात। स्टिफनेस हमने देख लिया, टॉर्शनल स्टिफनेस क्या होता है, हमने टॉर्शनल रिजिडिटी देख ली, दोनों क्राइटेरिया देख लिए टॉर्शनल स्ट्रेसेस के। क्लियर हो रही है बात। टॉर्शन इक्वेशन को हमने समझ लिया, पोलर सेक्शन ऑफ मॉडुलस हमने देख लिया, एंगल ऑफ ट्विस्ट हमने देख लिया। अब देखो बच्चों, जैसे मान लो एक ये शाफ्ट है मेरी, ठीक है, एक ये मेरी शाफ्ट है, इस पर एक टॉर्क लगा हुआ है टी। ठीक है, इसकी लेंथ कितनी है एल, तो इसका और इसका डायमीटर कितना है डी। तो इसका जो फॉर्मूला होगा, इसमें दो फॉर्मूले लगेंगे, एक तो मैक्सिमम स्ट्रेस का, क्या होगा मैक्सिमम स्ट्रेस बताओ, ये होगा टी डिवाइड बाय जेड पी, एक फॉर्मूला तो ये लगेगा, और दूसरा फॉर्मूला क्या लगेगा कि थीटा मैक्स जो होगा वो कितना होगा, टी एल अपॉन जी जे। तो ये दो फॉर्मूले लगेंगे, लेकिन ये कब है ये, जब टॉर्क मेरा कांस्टेंट हो। ये फॉर्मूले, इनकी क्या कंडीशन होगी लगने की बताओ, कंडीशन क्या है इनके लगने की, पहली कंडीशन बताओ क्या, एक तो आपकी जो शाफ्ट है ये क्या होनी चाहिए, प्रिज्मेटिक होनी है, शाफ्ट मस्ट बी प्रिज्मेटिक, शाफ्ट मस्ट बी प्रिज्मेटिक, यानी कि डायमीटर क्या होना चाहिए, कांस्टेंट थ्रू आउट इट्स लेंथ। दूसरी कंडीशन क्या है बताओ, जे तो हमने इसमें कवर कर लिया, अगर प्रिज्मेटिक है तो जे कांस्टेंट हो गया, जी कांस्टेंट होता ही है। ठीक है, फिर दूसरी कंडीशन बताओ क्या है, बताओ दूसरी कंडीशन है कि जो टॉर्क होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, यूनिफॉर्म। टॉर्क जो होना चाहिए, टॉर्क मस्ट बी कांस्टेंट, यानी कि स्टैटिक लोडिंग होनी चाहिए, यानी कि लोडिंग क्या होना चाहिए, स्टैटिक, चेंज नहीं हो रहा है, स्टैटिक लोडिंग। समझ में आ रही है बात। और तीसरी कंडीशन है मटेरियल मस्ट बी सेम,
जी भी सेम हो रहा ना, मटेरियल मस्ट बी सेम। ये तीनों अगर कंडीशन फुलफिल कर दी है तब हम इन इक्वेशंस को लगा सकते हैं। लेकिन अगर एक शाफ्ट और लिया हूं मैं, इसके साथ जोड़ दूं या टॉर्क को वेरी करा दूं, तो क्या ये फॉर्मूले लगेंगे? नहीं। तो फिर से हम वही अप्रोच अपनाएंगे जो हमने फर्स्ट चैप्टर में अपनाई थी कि एक स्टेप्ड शाफ्ट है, ठीक है, वो फिक्स्ड है दो एंड से, यानी कि अगर वो दो एंड से फिक्स्ड होगी तो स्टैटिकली इनडिटरमिनेट होगा, और एक एंड से फिक्स्ड होगी और कई सारी शाफ्ट एक साथ लगा दी जिसे स्टेप्ड शाफ्ट कहते हैं, तो वो क्या होगा? स्टैटिकली डिटरमिनेट होगी। फिर हम साइन कन्वेंशन देख ही चुके हैं और वो लगाते चले जाएंगे। समझ में आ गई बात? तो अब यहाँ पर हमें क्या करना है? अब हमें क्या करना है? अब हमें केसेस लेने हैं, हमें शुरू करने हैं केसेस, ठीक है। तो सबसे पहला केस लेंगे क्या? स्टेप्ड शाफ्ट देखेंगे कब? जब उसके एंड पे क्या हो? टॉर्क हो, ठीक है। तो हेडिंग डालेंगे डिटरमाइन टॉर्शनल स्ट्रेसेस stress on stepped shaft when torque is at its फ्री एंड, ठीक है। और यहाँ पर हम देखेंगे, ये भी देखेंगे कि एंगल ऑफ ट्विस्ट क्या होता है, दोनों चीज़ें देखेंगे, ठीक है। टॉर्शनल स्ट्रेसेस कैसे निकालते हैं और टॉर्क देखो। अब स्टेप्ड शाफ्ट क्या है? मान लो ये है, तो सबसे पहला केस हम देखेंगे स्टैटिकली डिटरमिनेट का। एक ही शाफ्ट थी मेरी, इसके साथ मैंने एक शाफ्ट और लगा दी, ठीक है। दो शाफ्ट लग गई मेरी ये, और दोनों शाफ्ट जो हैं बच्चों सेम मटेरियल की है, दोनों शाफ्ट है सेम मटेरियल के। तो क्या वो जो अभी फॉर्मूले मैंने लिखे वो एप्लीकेबल है या नहीं? क्यों? क्योंकि यहाँ प्रिज्मेटिक नहीं रहा, टॉर्क सेम है, बिल्कुल दोनों मेंबर पे टॉर्क सेम है। इसको हमने कहा मेंबर 2, इसको कहा हमने मेंबर 1। इसकी लेंथ जो है हमने मान लिया L, इसकी लेंथ भी जो है वो हमने मान ली L, ठीक है। दोनों की लेंथ मैंने L मान ली। ये पॉइंट मैंने मान लिया जो फिक्स पॉइंट है A, ये मैंने मान लिया पॉइंट B, यहाँ से फिक्स है, और ये मैंने मान लिया पॉइंट C। समझ में आ गई बात? मटेरियल सेम है तो ये G हो गया, ये भी क्या हो गया? G हो गया। ये डायमीटर हमने मान लिया ये हमारा 2D है, इसका डायमीटर हमने मान लिया D है, ठीक है बच्चों। तो अब सबसे पहले हम क्या कैलकुलेट करेंगे? सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे फिक्स पॉइंट पे आपका टॉर्क कितना है। सबसे पहले अननोन कैलकुलेट किया जाएगा, फिर दोनों मेंबर्स पे अलग अलग हम टॉर्क देखेंगे कितना है, ठीक है। फिर उसके बाद हम कैलकुलेशन स्टार्ट करेंगे अपनी, क्या होगी। क्लियर है? देखो सिंपल है, क्या है देखो। मान लो मैंने कहा कि इस पे जो टॉर्क मुझे मिल रहा है वो मिल रहा है ऐसा, ये, ठीक है। और देखना कहाँ से है? देखना हमेशा राइट हैंड साइड से है। राइट हैंड साइड से जब ये देखूंगा तो ये कैसा आ रहा है? क्लॉकवाइज लेते हैं नेगेटिव। ये कैसा आ रहा है? ये एंटी क्लॉकवाइज है। इसको हमने कहा TA, ठीक है, इसको हमने कहा T डैश मान लो, ठीक। अब राइट हैंड साइड में मैंने एक सेक्शन लिया, सेक्शन के राइट साइड में कितने टॉर्क दिख रहे हैं? एक, क्या? क्लॉकवाइज यानी कि नेगेटिव, यानी कि जो T2 है बच्चों, जो टॉर्क है मेंबर 2 पे वो है माइनस के T। कितना है? माइनस के T, क्योंकि ये क्या है? ये क्लॉकवाइज है, ठीक है। ऐसे ही मैंने एक सेक्शन लिया, क्या? ऐसे ही सेक्शन मैंने लिया एक सेक्शन के राइट साइड में कितने टॉर्क है बताओ? T है, वो भी क्या है? क्लॉकवाइज। राइट साइड से जब मैं देख रहा हूँ तो वो भी क्या है? मेंबर 1 पे क्लॉकवाइज, यानी कि T1 जो है वो भी है माइनस T, ये भी क्या है? क्लॉकवाइज।
और अगर मुझे ये टी डैश निकालना है, अगर मुझे ये टी डैश निकालना है तो मुझे एक ऐसा सेक्शन लेना पड़ेगा जिससे पूरा बीम कवर हो। बताया था मैंने, बीम सुनिए, सॉरी ये शाफ्ट है, पूरी शाफ्ट कवर हो। तो बताओ अब सेक्शन के राइट साइड में मुझे दो टॉर्क दिख रहे हैं, एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज, और इन दोनों टॉर्क का क्या होना चाहिए, समेशन क्या होना चाहिए, 0 इक्विलिब्रियम इक्वेशन में। तो फॉर स्टैटिक इक्विलिब्रियम, फॉर स्टैटिक इक्विलिब्रियम जो टी डैश है वो क्लॉकवाइज पॉजिटिव होगा, प्लस एंटी क्लॉकवाइज माइनस टी है, ये आना चाहिए 0। यानी कि जो टी डैश है उसकी वैल्यू आनी चाहिए टी के बराबर, उसकी वैल्यू आनी चाहिए टी के बराबर। यानी कि ये जो है ये मेरी टी के बराबर, यानी कि इक्विलिब्रियम में है, बिल्कुल है। ठीक है, मेंबर 1 पे मेरा कितना स्ट्रेस है, टी माइनस के। मेंबर 2 पे कितना है, टी माइनस के एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, अब मुझे शेयर स्ट्रेस निकालनी है। देखो सबसे पहले मेंबर 1 पे देखते हैं, मेंबर 1 पे शेयर स्ट्रेस क्या होगी बताओ बच्चों। तो जो मैक्सिमम स्ट्रेस होगी शेयर 1 पे कितनी होगी, टी डिवाइड बाय कितना होगा, जेड पी, यही तो होगा। क्लियर है, 1 पे हम देख रहे हैं तो जेड पी जो है 1 का, और ये हो जाएगा माइनस टी। T1 कितना है, T1 है माइनस टी। ठीक है, माइनस साइन सिर्फ डायरेक्शन को शो करता है बच्चों, स्ट्रेस कभी नेगेटिव नहीं होगी, ध्यान रखना। ये सिर्फ डायरेक्शन को शो कर रही है, किसकी डायरेक्शन को शो कर रहा है, ये टॉर्क के डायरेक्शन को शो कर रहा है कि वो क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है। तो स्ट्रेस में माइनस साइन रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो स्ट्रेस होती है कोई कॉम्प्रेसिव और नॉन टेंसल स्ट्रेस नेचर की नहीं होती। मैं दिखाऊंगा कॉम्प्लीमेंट्री शेयर स्ट्रेसेस होती हैं, बराबर होती हैं, वो भी डिस्कस करेंगे। वो प्रिंसिपल स्ट्रेस में बताऊंगा कि कॉम्प्लीमेंट्री शेयर स्ट्रेस क्या होती है। तो टी आ गया, ये जेड पी कितना होगा बताओ, जेड पी होगा पाई बाय 16 इंटू डी की क्यूब। डी की क्यूब कितना है, ये 2d, पहले मेंबर में ये आ जाएगा 2d की क्यूब। क्लियर है, तो ये वैल्यू कितनी आ गई बताओ, 16 ऊपर चले गया, 16t डिवाइड बाय पाई इंटू 8d की क्यूब। यानी कि जो मैक्सिमम स्ट्रेस आई 1 पे वो आ जाएगी 2t डिवाइड बाय पाई डी की क्यूब, 2t डिवाइड बाय पाई डी की क्यूब। ये तो हमारी 1 पे आ गई। दूसरे पे बताओ कितना है टॉर्क, दूसरे पे टॉर्क क्या है, मैक्सिमम स्ट्रेस हम निकाल रहे हैं किसकी, 2 की, ये भी कितना आ जाएगा, t डिवाइड बाय पाई बाय 16 इंटू डी की क्यूब ही होगा यहाँ पे। डायमीटर क्या है, d है, तो ये वैल्यू बताओ कितनी आई, ये वैल्यू आएगी 16t अपॉन पाई डी की क्यूब। ये मैक्सिमम। अब बताओ ये इसका डायमीटर कम है तो ऑब्वियसली इसकी स्ट्रेसेस ज़्यादा आएंगी, आ रही है, इसका डायमीटर ज़्यादा है, इसकी स्ट्रेस ज़्यादा होगी। तो मैक्सिमम स्ट्रेस हमने निकाल ली, सेकंड वाले पे कितनी होगी। इन दोनों का रेशो देखो, इन दोनों का रेशो देखो कितना आएगा, इन दोनों का रेशो देखो। ठीक है, ये सीरीज कनेक्शन है बेसिकली। तो जो मैक्सिमम स्ट्रेस है किसकी, 2 की, डिवाइड बाय मैक्सिमम स्ट्रेस किसकी है, 1 की, ये कितनी आई थी, 16t डिवाइड बाय पाई डी की क्यूब। ये वैल्यू कितनी आई थी, पाई डी की क्यूब डिवाइड बाय 2t। ठीक है, कैंसिल आउट कर दो, t से t कैंसिल आउट कर दो, पाई डी क्यूब से पाई डी कैंसिल कर दो, 2 से कर दो 16, तो ये आ गई वैल्यू 8। यानी कि जो मैक्सिमम स्ट्रेस है 2 पे डिवाइड बाय जो मैक्सिमम स्ट्रेस होगी 1 पे, वो कितनी होगी, 8। क्लियर है, दोनों का रेशियो कितना आया, 8। स्ट्रेसेस तो हमने निकाल ली। ठीक है बच्चों, स्ट्रेसेस तो हमने निकाल ली है, कितनी होगी। अब बात करते हैं एंगल ऑफ ट्विस्ट की। एंगल ऑफ जो ट्विस्ट है वो कैसे कैलकुलेट किया जाए। ठीक है, एंगल ऑफ ट्विस्ट। अब देखो एंगल ऑफ ट्विस्ट, ये सीरीज कनेक्शन है। ठीक है, ये सीरीज कनेक्शन है। सीरीज कनेक्शन में हमें मालूम है अलग अलग देखना पड़ेगा। देखो यहाँ पर ध्यान रखना बच्चों, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। यहाँ पर हमें साइन लेना है, स्ट्रेस में साइन नहीं लेना है। देखो मेंबर 1 पे, मेंबर
2 पे कितना टॉर्क आया था -t, मेंबर 1 पे कितना टॉर्क आया था -t, यही तो आया था। ठीक है, तो θ1 की θ2 कितना होगा बताओ? θ2 होगा हमारा T2L2 डिवाइड बाय G2 और J2, यही तो होगा। यानी कि T2 की वैल्यू कितनी है बताओ? T2 की वैल्यू है -t, L2 की वैल्यू कितनी थी? L, ये लेंथ कितनी है? L। G2 कितना है? G, और J2 कितना है? पाई बाय, बताओ, पाई बाय 32, और J कितना है बताओ? J की वैल्यू होगी यहाँ पर डायमीटर कितना है T2 का? D, यानी कि पाई बाय 32 D की पावर 4। तो ये वैल्यू आ गई -32 कितनी? TL डिवाइड बाय पाई G D की पावर 4। ये हो हमारा θ2। θ2 हमारा आ गया। θ1 भी ऐसे ही कैलकुलेट होगा। θ1 देखो कैसे कैलकुलेट होगा। θ1 क्या होगा? T1L1 डिवाइड बाय G1 J1। तो θ1 क्या होगा? T1 कितना है? -t, T1 भी कितना था? -t, L1 कितना है? L, ये कितना है? G, ये कितना हो जाएगा? पाई बाय 32, और ये हो जाएगा 2D की पावर 4, 2D की पावर 4। ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 16, 2 ऊपर चले जाएगा, तो θ1 आ जाएगा हमारा -2 इंटू T इंटू L। ये कितना होगा? 16, 16 2 जा 32, ठीक है। ये हो जाएगा पाई G D की पावर 4। समझ में आ गई बात? पाई G D की पावर 4, ये θ1 हो गया। अब बच्चों ये जो होगा टोटल, देखो टोटल जो होगा हमारा, ध्यान रखना, मैं जो समझाने चाह रहा हूँ वो क्या होगा। जो भी एंगल ऑफ ट्विस्ट होता है ना इस टोटल का जो भी एंगल ऑफ ट्विस्ट होगा वो हमेशा इसके रिस्पेक्ट में देखा जाएगा। यानी कि हम पॉइंट C पर एंगल ट्विस्ट देखना चाह रहे हैं A के रिस्पेक्ट में। पॉइंट C पर हम एंगल ऑफ ट्विस्ट देखना चाह रहे हैं A के रिस्पेक्ट में। जो टोटल होगा वो होगा θB विद रिस्पेक्ट टू A, θB विद रिस्पेक्ट टू A प्लस θC विद रिस्पेक्ट टू B प्लस θC विद रिस्पेक्ट टू B। समझ में आ गई बात? ठीक है। और ये जो टोटल होगा इसको लिखेंगे θC विद रिस्पेक्ट टू A। जिसके रिस्पेक्ट में देखते हैं उसे बाद में लिखते हैं, और जिस पॉइंट पे देखते हैं उसे पहले लिखते हैं, ये ध्यान रखना। तो बच्चों समझने की वाली बात क्या है कि मुझे यहाँ टोटल निकालना है, तो जो टोटल होगा वो होगा θC विद रिस्पेक्ट टू A, θB विद रिस्पेक्ट टू A प्लस θC विद रिस्पेक्ट टू B। θB विद रिस्पेक्ट टू A है आपका θ2 जो मैं निकाल चुका हूँ, और θC विद रिस्पेक्ट टू B है आपका θ1। θC विद रिस्पेक्ट टू A है टोटल, तो θC विद रिस्पेक्ट टू A कितना आया? ये टोटल है। θ2 कितना आया था? -32TL डिवाइड बाय पाई G D की पावर 4, और ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? ये वैल्यू आ जाएगी -2 इंटू TL डिवाइड बाय पाई G D की पावर 4। समझ में आ गई बात? ठीक है, ये बात समझ में आ गई। ठीक है, अब इसमें क्या करो, देखो तो टोटल आ गया, वो कितना आएगा बताओ? माइनस साइन यहाँ से कॉमन ले लो, 2 भी कॉमन ले लो, ठीक है। तो -2TL डिवाइड बाय कितना आ जाएगा? ये तो पूरा ही कॉमन आ जा रहा है, ठीक है, ये सेम है ना दोनों, तो कितना हो जाएगा? -34 हो जाएगा ये, ठीक है। तो ये जाएगा -34TL डिवाइड बाय पाई G D की पावर 4। माइनस साइन क्या बता रहा है बच्चों? अब ये जो माइनस साइन है ये क्या बता रहा है, इसको समझना है। माइनस साइन क्या बता रहा है? ये जो माइनस साइन है ये बता रहा है एंगल ऑफ ट्विस्ट कैसा होगा, क्लॉकवाइज होगा कि एंटी क्लॉकवाइज होगा। माइनस साइन मतलब है अगर एंगल ऑफ ट्विस्ट नेगेटिव आता है तो इसका मतलब है ये क्या होगा, क्लॉकवाइज। एंगल ऑफ ट्विस्ट अगर पॉजिटिव आता है इसका मतलब ये होगा एंटी क्लॉकवाइज। और बच्चों ध्यान रखना ये साइन मत छोड़ देना टॉर्क वाला, जब आप एंगल ऑफ ट्विस्ट निकालो तो ये साइन नहीं छोड़ना है,
स्ट्रेस में हमने साइन छोड़ दिया था क्योंकि स्ट्रेस जो होती है वो कॉम्प्लीमेंट्री भी होती है, उसका नेगेटिव पॉजिटिव से मतलब नहीं होता, शेयर में उसका मैग्नीट्यूड बराबर होता है, ठीक है, उसका मैग्नीट्यूड बराबर होता है। ये बात आपको समझ में आएगी प्रिंसिपल स्ट्रेसेस में। लेकिन ये जो एंगल ऑफ ट्विस्ट है इसमें बीच में अलजेब्रिक सम है, इस वजह से इसमें माइनस साइन नहीं छोड़ना आपने कभी भी टॉर्क का। इसका जनरल एक्सप्रेशन क्या होगा बच्चों, अगर जनरल एक्सप्रेशन लिखें एंगल ऑफ ट्विस्ट का, जैसे हमने स्टेप्ड बार देखा था, क्या होगा देखो, जो थीटा टोटल होगा वो क्या है, कितना होगा, θ1 प्लस θ2। θ1 कितना था, T1 L1 अपॉन G1 J1, ये कितना था, T2 L2 अपॉन G2 J2। इसका मतलब जो थीटा टोटल होगा उसको हम क्या लिख सकते हैं, ये होगा अलजेब्रिक समेशन ऑफ i की वैल्यू 1 to n TL अपॉन GJ। ये हो सकता है आपका, ये आपका क्या है, ये आपका जनरल फॉर्मूला है जो आप लगाओगे किसके केस में, स्टेप्ड शाफ्ट के केस में। क्लियर हो गई बात, ये बात क्लियर है। ये आपका स्टेप्ड शाफ्ट का केस है। स्टेप्ड शाफ्ट में हमने स्ट्रेसेस भी निकाल ली, स्टेप्ड शाफ्ट में हमने एंगल ऑफ ट्विस्ट भी निकाल लिया, दोनों चीज़ें हमने निकाल ली। अब एक केस ऐसा देखते हैं जिसमें आपकी एक शाफ्ट जो है वो दोनों एंड से फिक्स हो, वैसे ही निकालेंगे, कंपैटिबिलिटी इक्वेशन लगाएंगे जैसे पहले निकाली थी। डिटरमाइन द टॉर्नर स्ट्रेस ऑन, हेडिंग क्या हो जाएगी, हेडिंग हो जाएगी डिटरमाइन टॉर्शनल स्ट्रेस when shaft is fixed at its both the ends। क्लियर हो गई बात। सेम कंपैटिबिलिटी इक्वेशन, ये इंडेटरमिनेट का केस हुआ स्टैटिकली, एक सर्कुलर शाफ्ट ली हमने और फिक्स कर दी दोनों एंड से, और यहाँ पे मैंने एक टॉर्क लगाया इस तरह से T, और जो लगाया हमने वो लगाया हमने L/3 डिस्टेंस पे, और ये जो लेंथ है ये है 2L/3, और टोटल लेंथ कितनी है L। समझ में आ गई बात। ये हमने मान लिया पॉइंट A, ये मान लिया B, ये मान लिया C। अब बताओ इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, वैसे ही करेंगे जैसे पीछे किया था हमने यूनिएक्सियल लोडिंग के केस में, दो मेंबर की तरह ट्रीट करेंगे इसको, ठीक है। इसको मान लो 2, इसको मान लो 1, अलग अलग ट्रीट कर लेंगे, ठीक है। देखो अब क्या करते हैं, ये टॉर्क लगा हुआ है, अब हमने क्या करा, राइट हैंड साइड से हमने देखना है, मान लो मैंने यहाँ पर लिख दिया टॉर्क एक TC होगा यहाँ पर, ठीक है, और एक इसकी डायरेक्शन भी हमने यही मान ली TA, ये पॉइंट A है, ठीक है, दोनों की डायरेक्शन हमने सेम मान ली। तो अब बायसेक्शन ऑफ मेथड, ठीक है, सॉरी मेथड ऑफ सेक्शन, बाय मेथड ऑफ सेक्शन देखेंगे। अगर हम मेंबर 2 पे लें, बताओ सेक्शन राइट साइड में देखो कितना है, एक टॉर्क है एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज, क्या मिल रहा है मुझे, क्लॉकवाइज, यानी कि जो T2 है मेरा वो है माइनस के TC, T2 जो है वो है माइनस के TC, क्यों, क्योंकि ये मिल रहा है मुझे क्लॉकवाइज। समझ में आ गई बात, ठीक है। फिर हम सेक्शन लेंगे 1 पे, राइट हैंड साइड से देखो, बताओ कितने टॉर्क है, 2 दिख रहे हैं, एक तो ये T और एक ये TC। तो जो T1 आ गया मेरा वो कितना आ गया, वो आ गया T माइनस TC। क्यों, क्योंकि ये क्या है, ये मेरा एंटी क्लॉकवाइज है, राइट हैंड साइड से देखेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज दिखेगा। और एक इक्वेशन क्या होगी मेरी, एक इक्वेशन होगा कि TA प्लस TC बराबर क्या होना चाहिए, TA प्लस TC बराबर क्या होना चाहिए, TA की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, TA के, ये वैल्यू किसके बराबर होगी, TA के, ठीक है। क्लॉकवाइज नेगेटिव लेंगे, क्लॉकवाइज नेगेटिव लेंगे, ये वैल्यू किसकी हो जाएगी, ठीक है,
ठीक हो गई बात। अच्छा अब देखो, चूंकि ये दोनों एंड से फिक्स हैं तो ये स्टैटिकली इंडिटरमिनेट का कैसे लिखेंगे, फ्रॉम कंपैटिबिलिटी इक्वेशन, फ्रॉम कंपैटिबिलिटी इक्वेशन। क्या कंपैटिबिलिटी इक्वेशन थी यहाँ पे, वहाँ हम कौन सी लगा रहे थे, वहाँ हम डिफॉर्मेशन की लगा रहे थे, यहाँ डिफॉर्मेशन की कौन सी है, एंगल ऑफ ट्विस्ट की। कंपैटिबिलिटी इक्वेशन क्या होगा कि जो θ1 प्लस θ2 होगा वो क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। θ1 क्या होगा, θ1 होगा T1 L1 डिवाइड बाय G1 J1, और ये हो जाएगा T2 L2 डिवाइड बाय G2 J2 इज इक्वल टू 0। अब बताओ L1 कितना है, L1 है L/3, L2 कितना है 2L/3, GJ दोनों के लिए कांस्टेंट रहेगा क्योंकि डायमीटर क्या है, सेम है, डायमीटर सेम है, तो इसको तो हम 0 में पहुंचा देंगे। तो T1 कितना आया बताओ, T1 आया मेरा T माइनस TC, L1 कितना है L/3 प्लस T2 कितना है, T2 है मेरा माइनस का TC, और L2 कितना है 2L/3, ये हो जाएगा 0 क्योंकि GJ मैंने पहुंचा दिया 0 में। ठीक है, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, T माइनस TC इंटू L/3 बराबर TC इंटू 2L/3, L से L कट गया, 3 से 3 कट गया, तो T बराबर हो जाएगा 3TC, तो TC की वैल्यू आ जाएगी T/3। ये पॉजिटिव आ रही है नेगेटिव आ रही है, ये पॉजिटिव आ रही है इसका मतलब मैंने डायरेक्शन सही मानी है, ये पॉजिटिव आ रही है इसका मतलब मैंने डायरेक्शन क्या मानी है, मैंने डायरेक्शन बिल्कुल सही मानी है। ठीक है, बिल्कुल सही मानी है। तो T2 कितना था मेरा बताओ, T2 था मेरा माइनस TC, TC कितना आया है T/3, तो ये आया माइनस के T/3। ठीक है, तो T2 पे जो टॉर्क है बेसिकली वो कितना है, माइनस के T/3, माइनस माने क्या है, क्लॉकवाइज टॉर्क है T2 पे। ठीक है, अच्छा जब मेरा TC कितना आया, मेरा TC कितना आया बताओ बच्चों, मेरा TC आया T/3, तो TA प्लस TC बराबर क्या है, T के है, तो इसको निकाल लो कि TA बराबर क्या होगा, T माइनस TC, तो T माइनस T/3, ये हो जाएगी वैल्यू 2T/3। ये पॉजिटिव आ रहा है नेगेटिव आ रहा है, ये भी पॉजिटिव आ रहा है 2T/3, यानी कि उसकी भी डायरेक्शन मैंने सही मानी है। अब बताओ T1 कितना है, T1 की वैल्यू कितनी थी बताओ, T माइनस TC, T1 की वैल्यू थी T माइनस TC, और ये वैल्यू किसके बराबर थी, TA के बराबर थी। क्लियर है, ये वैल्यू किसके बराबर थी, TA के बराबर। कितनी आई है वैल्यू, 2T/3, यानी कि जो टॉर्क है मेंबर 1 पे वो है 2T/3, ये पॉजिटिव आ रहा है, यानी कि ये है एंटी क्लॉकवाइज, ये है एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज हमने मूवमेंट निकाल लिया। दोनों हमारी रिएक्शन जो है ये टॉर्क रिएक्शन कहलाती है, वो दोनों पॉजिटिव है, इसका मतलब हमने डायरेक्शन सही मानी, पर टॉर्क दूसरे मेंबर पे नेगेटिव है और पहले मेंबर पे क्या है, पॉजिटिव है। ठीक है, तो अब हमने टॉर्क तो निकाल लिया, अब हमें स्ट्रेस निकालनी हो दोनों पे, बताओ स्ट्रेस अगर हमें निकालनी हो, T2 कितना है हमारा माइनस T3, देखो स्ट्रेस क्या होगी बताओ, τ2 कितना होगा हमारा, T2 डिवाइड बाय Z जो होगा वो 2 होगा, ZP यानी कि 2 का। ठीक है, तो ZP बताओ कितना, डायमीटर उतना ही है, तो τ2 कितना आ गया, T2 कितना आया था माइनस के T/3 आया था, माइनस के T/3 आया था, ZP कितना था हमारा π/16 d³, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये वैल्यू आ जाएगी माइनस के 16T डिवाइड बाय 3π d³। ये जो माइनस साइन है बच्चों ये डायरेक्शन नहीं बताता, कोई क्लॉकवाइज कोई एंटी क्लॉकवाइज नहीं होती स्ट्रेस, स्ट्रेस कॉम्प्लीमेंट्री होती है, ये कॉम्प्लीमेंट्री शेयर स्ट्रेस है। कॉम्प्लीमेंट्री शेयर स्ट्रेस क्या होती है मैं आपको समझाऊंगा, यहाँ साइन इंपॉर्टेंट नहीं है स्ट्रेस में, स्ट्रेस में साइन इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इतने मेगापास्कल आ जाएगी। ठीक है, τ1 कितना होगा हमारा, T1 डिवाइड बाय ZP1, T1 कितना है बताओ, T1 आया था 2T/3, और ZP कितना है π/16 इंटू d³, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी,
ये वैल्यू कितना है, 32t डिवाइड बाय 3, 32t डिवाइड बाय 3 पाई डी की क्यूब, इतने मेगा पास्कल। ये पॉजिटिव आ रही है, ये नेगेटिव आ रही है, कोई फर्क नहीं पड़ता इसमें, पॉजिटिव नेगेटिव नहीं देखते, क्योंकि शेयर स्ट्रेसेस आर ऑलवेज कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रेसेस। ठीक है, चलो ये बात हो गई। ये तो हमने स्ट्रेसेस निकाल ली, इनका रेशो भी निकाल सकता हूँ। ये 32 आ रहा है, ये 16 आ रहा है, तो मैं डायरेक्टली कह सकता हूँ कि τ1 जो है, τ2 का जो रेशो होगा वो होगा 2 के। अब रेशो -2 मत दिखा देना, क्योंकि ये माइनस साइन होता है, ये इसमें इंपॉर्टेंस नहीं रखता, ध्यान रखना, इसको नहीं लेंगे। ठीक है, हाँ एंगल ऑफ ट्विस्ट में हम लेंगे, एंगल ऑफ ट्विस्ट में हम इसको लेंगे। ठीक है, तो ये तो स्ट्रेसेस का रेशो आ गया, क्लियर है। अब एंगल ऑफ ट्विस्ट दिखाते हैं। एंगल ऑफ ट्विस्ट कैसे निकालेंगे हम, यहाँ पर अगर हमें एंगल ऑफ ट्विस्ट निकालना हो, दोनों रिएक्शन हमने निकाल ली, दोनों स्ट्रेसेस हमने निकाल ली। एंगल ऑफ ट्विस्ट देखेंगे, पहले वाले का 1 का एंगल ऑफ ट्विस्ट कितना आएगा बताओ, θ1 बताओ कितना आ रहा है। θ1 है T1 L1 डिवाइड बाय G1 G1। ठीक है, T1 बताओ कितना आया था, T1 आया था -T/3, यहाँ माइनस साइन इंपॉर्टेंट है। L1 कितना है बताओ, ठीक है, T1 T/3 नहीं था, T1 था 2T/3, L1 था L/3, ये वैल्यू है L/3, ये G रहेगा और J कितना हो जाएगा हमारा π/32d⁴। ठीक है, तो ये वैल्यू कितनी आ गई ऊपर, ये वैल्यू आ गया 64TL डिवाइड बाय 9πgd⁴। यह है θ1। θ2 कितना आया बताओ, θ2 कितना आया बच्चों, θ2 आएगा T2L2 डिवाइड बाय G2 J2। T2 कितना है -T/3, L2 कितना है 2L/3, ये वैल्यू कितनी आएगी हमारी G, और ये आ जाएगी π/32 × d⁴। तो θ2 कितना आया बताओ, ये जस्ट डबल हो जाएगा, यानी कि यह आ जाएगा -128TL डिवाइड बाय 9πgd⁴। क्लियर है, यही वैल्यू आएगी, है ना। नो, ये 64 ही आएगा, बराबर ही आना चाहिए, क्योंकि इसी को तो हमने बराबर किया था। 32 जा कितना, 64, 3 जा कितना 9। ठीक है, लेकिन एक पॉजिटिव आ रहा है, एक नेगेटिव आ रहा है। ये वैल्यू क्या है, ये एंटी क्लॉकवाइज है, ये वैल्यू क्या है, ये क्लॉकवाइज है, इसमें हम डायरेक्शन दिखाएंगे, ये हमारा क्लॉकवाइज है। ठीक है, और दोनों का सम क्या होना चाहिए, 0, यही लेके चले थे, देखो इससे कैंसिल आउट हो रहा है। ठीक है, दोनों का सम क्या होना चाहिए, θ1 प्लस θ2 क्या होना चाहिए, मस्ट बी 0। ठीक है, ये दोनों आपके। तो अगर कोई भी शाफ्ट ऐसी है जिसको फिक्स कर दिया जाता है 2 एंड से, तो उसका कैसे निकाल लेते हैं हम, एंगल ऑफ ट्विस्ट इस तरह से निकालते हैं, और टॉर्क जो है और शाफ्ट जो है, जो शाफ्ट पे स्ट्रेसेस जो हैं वो पिछले टॉपिक में बताया है। ठीक है बच्चों, तो बच्चों ये आपकी सेकंड क्लास थी टॉर्शनल शेयर स्ट्रेसेस की। ठीक है, थोड़ी सी स्पीड मेरी इसलिए ज़्यादा है क्योंकि ये कॉन्सेप्ट मैं आपको पहले बता चुका हूँ, तो आप इजीली रिकॉग्नाइज कर सकते हो इन कॉन्सेप्ट को, कुछ नई चीज़ नहीं बताई है मैंने। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफ़ी है, थैंक यू वेरी मच।